हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित कटारा एंड आप देख रहे हैं रोहित फ्लुएंट इंग्लिश। सो मैंने इससे पहले पैसेज के महत्वपूर्ण यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या कि बुक के किसी भी आंसर को सॉल्व करते समय हेल्पिंग वर्ब या किन क्वेश्चन वर्ड्स को ध्यान में रखना है जिसकी वजह से पूरे मार्क्स मिले। और कई बच्चे क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स आंसर लिखते वक्त क्वेश्चन वर्ड्स को लिख देते हैं, जो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है या मतलब उससे मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है उसका। और दूसरा, बुक्स के आंसर भी हम कभी-कभी सॉल्व करते हैं तो उसके क्वेश्चन वर्ड्स या मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये सारे रूल्स हैं मैं बताने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यदि प्रश्न में डू सहायक क्रिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई है, ठीक है, कौन से डू सहायक क्रिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, आई है तो उत्तर नेगेटिव वाक्य में देना हो तो डू जो डू को है हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद लिखना है। वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है, और एस या एस नहीं लगाना है। जैसे वाई डू नॉट कम डेली, दे डू नॉट कम हियर डेली बिकॉज ऑफ बिजनेस। यानी कि डू सहायक क्रिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आई है। ये वो कैसे, ये देखो डू लगा हुआ है और नॉट लगा है, इसका मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य से, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते किसे जिसमें प्रश्न पूछा है और नहीं आया तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू आया हुआ है तो हमें क्या करना था, उत्तर में नेगेटिव वाक्य में देना होता था, हमें देना है नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव में पूछा नेगेटिव आंसर देंगे। और डू को हमें सब्जेक्ट के बाद लिखना था, बिल्कुल ये डू है और ये डू सब्जेक्ट के बाद लिखना है आंसर लिखते समय, ठीक है। और वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। देखो ये कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, ठीक है, और एस या एस हमने वर्ब के साथ नहीं लगाया जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं वर्ब के साथ, ठीक है। तो यही था। आगे वाला रूल है चटा। इससे पहले मैंने चटा इसलिए क्योंकि आगे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, उसको देख लेना। यदि प्रश्न में डीड सहायक क्रिया आई है, क्या व्हेन इज द कम डीड सहायक क्रिया, तो उत्तर अफर्मेटिव सेंटेंस में देना है। अब वहाँ पे डू था, यहाँ पे डीड है, इसकी थर्ड सेकंड फॉर्म ये होती है पास्ट टेंस में, ठीक है। तो डीड को हटा देना है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। वो कैसे देखते हैं एग्जांपल में। हाउ डिड सी गो देयर, सी वॉन्ट या वेंट देयर बाय प्लेन। यानी कि यदि प्रश्न में डीड सहायक क्रिया ये बिल्कुल आई है, ये देखो डीड सहायक क्रिया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखता हूँ, डीड सहायक क्रिया है, ठीक है, और आई है और उत्तर अफर्मेटिव सेंटेंस में देना है तो डीड को हटा देना था। ये देखो डीड, तो उत्तर देते वक्त डीड को हटा के सेकंड फॉर्म लगा दिए, जो कि हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना था, ठीक है। आगे आशा है तुम्हें समझ में आएगा। आगे सातवां, यदि प्रश्न में डीड सहायक क्रिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आई, कौन सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आई है, तो उत्तर नेगेटिव सेंटेंस में देना तो डीड व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे वाई डिड सी नॉट गो देयर, सी डिड नो गो देयर बिकॉज सी वॉज बिजी। यानी कि इसने कहा यदि प्रश्न में डीड सहायक क्रिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आई है, मैंने बता दिया था इसको शायद पहले भी, या यहाँ पे मैंने बताया था नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आई है, कौन सी डीड सहायक क्रिया, तो उत्तर नेगेटिव सेंटेंस में देना है। ये नेगेटिव नोट लगाए और नेगेटिव में आया हुआ है ऑलरेडी डू, ठीक है, डीड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी जो कि यहाँ पे लगी हुई है। वर्ब गो की फर्स्ट फॉर्म नेट नॉट नेगेटिव और ये सब्जेक्ट और डीड ये रहा, ठीक है। रूल एक बार फिर से दोहराओ। यदि प्रश्न में डीड सहायक क्रिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आई है वह उत्तर नेगेटिव सेंटेंस में देना है तो डीड व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने आंसर में डीड और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किए। सातवां यानी कि आठवां, वाई से आरंभ होने वाले उत्तरों में सामान्यतः बिकॉज लगाकर उपवाक्य लिखा जाता है, किंतु कुछ उत्तर में टू इन्फिनेटिव का यूज़ भी हो सकता है, ठीक है। अधिकतर आपने देखा होगा वाई से जो शुरू होते हैं उसका आंसर बिकॉज लगा के करते हैं, लेकिन हम इन्फिनेटिव लगा के भी यूज़ करें। इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ये टू लगा दे तो कौन सी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, आगे टू लगाए तो उसे इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि गो और आगे टू लगा दे तो
टू गो, यही इन्फिनेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया वाई से आरंभ होने वाले प्रश्न में सामान्यतः बिकॉज लगाकर अब ऊपर की लिखते हैं, लेकिन किंतु कुछ वाक्य में टू इन्फिनेटिव लगाकर यूज करते हैं। कैसे? वाई डिड सी मेक हैस्ट, यानी कि रफ्तार होता है हैस्ट मीन्स, और सी मेड अ हैस्ट टू रीच इन देयर टाइम। ये टू रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू लिखा हुआ है, जो कि क्या है, वाई से आरंभ हुआ प्रश्न है यहाँ पे, तो इसका आंसर दिखते समय हमने टू इन्फिनेटिव लगा के भी किया। यहाँ पे बिकॉज भी लगा सकते थे हम, ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब बचा है 90। यदि प्रश्न में देयर दिया हो और वहाँ पे वो भी मिडिल पोजिशन में, मध्य भाग में, तो उत्तर सामान्यतः देयर से आरंभ होता है। अधिकतर आपने पैराग्राफ में देखा होगा इसको, और इसका यूज़ करते भी हैं, ठीक है। सो ये देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, ये रहा मिडिल में भी, वो भी बीच में, और योर स्कूल, ठीक है, इन योर स्कूल। तो देयर से आरंभ किया, देयर आर 800 स्टूडेंट इन माई स्कूल। आगे बढ़ते। यदि प्रश्न में वैन क्लोज हो, क्या हो? वैन क्लोज। यदि प्रश्न में वैन क्लोज हो तो उत्तर देते समय वैन क्लोज को पहले लिखें ताकि सेंस में सटीकता बनी रहे। अब क्लोज क्या होता है? क्लोज एक सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस के अनुसार बहुत सारे क्लोज हो सकते हैं। एक क्लोज यानी कि एक वाक्य में, जैसे कि ये वाक्य है, व्हाट वाज ही डूइंग व्हेन यू रीच देयर, ठीक है। तो इसमें एक वर्ब है फर्स्ट वाले सेंटेंस में, और एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट था, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो ये एक क्लोज हुआ, ठीक है। और वैन क्लोज इसलिए बोलते हैं जैसे कि पीछे का यू लिखा हुआ है, यू वो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सेंटेंस ये हुआ, या एक क्लोज ये हुआ, एक क्लोज ये हुआ, सेंटेंस तो एक ही है ना, क्लोज दो हुए, तो वैन से आरंभ हुआ इसलिए वैन क्लोज कह दिया हमने, ठीक है। तो इसने क्या बोला, यदि प्रश्न में वैन क्लोज हो, ठीक है, वैन क्लोज हो, तो उत्तर देते समय वैन क्लोज को पहले लिखना है। जैसे कि ये देखो वैन क्लोज, यानी कि वैन क्लोज का मतलब ये नहीं, वैन का मतलब ये, वैन के बाद में जो सेंटेंस था वहाँ से शुरू करना है वैन लगा के, ठीक है। वैन आई रीच, देखो आई रीच देयर, यहाँ से देयर तक है सेम है। और ही वॉज स्टडिंग, बिकॉज पूछा था क्वेश्चन में कि वो व्हाट वॉज ही डूइंग व्हेन यू रीच्ड देयर, ये तो स्टडिंग, ठीक है। सो थैंक यू for watching this video. I hope you understand like this all important rules. ये रूल्स काफ़ी काम आएंगे अगर आप इंग्लिश में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, इनको आंसर लिखते समय हेल्पिंग वर्ब या किसी भी तरह से। इनका लिंक डाउनलोड करने की मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना इस को, और अगले वीडियो को देख लेना ताकि दोनों रूल्स कंप्लीट हो जाए, और ताकि आप इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय गलती ना करेंगे। और क्वेश्चन वर्ड्स दोहराने और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तब भी आप गलती कम से कम करेंगे और मार्क्स पूरे आएंगे, क्योंकि ये अधिकतर हम बुक्स के आंसर लिटरेचर वाला पोर्शन करते हैं तब भी इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से और क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं। या पैसेज तो आता ही है, इसमें 8-8 मार्क्स के होते हैं, और अधिकतर स्टूडेंट को इसमें गलती करते हैं जिससे वो फेल भी हो सकते थे या फेल हो जाते हैं। सो थैंक यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल रोहित फ्लुएंट इंग्लिश। कमिंग सून नेक्स्ट वीडियो better. So thank you, bye, see you, take care.